अच्छा जी, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज। आपके पास जब प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है, जब आपके प्रोसेसेस को रेडी स्टेट से रनिंग में लाया जाता है, फिर इस तरह से एक वेटिंग में लाया जाता है, तो डिफरेंट किस्म के क्यूज आपके पास उस वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपके पास क्यू है वो जॉब क्यू है। तो जॉब क्यू के अंदर आपके सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे जॉब क्यू के अंदर होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेस जितने भी हैं। दूसरा जो है आपके पास रेडी क्यू, ये वो प्रोसेस है जो आपके पास रेडी क्यू में थे। रेडी क्यू आपका रैम में होता है। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस सॉरी रैम में होते हैं। ठीक है, तो रेडी क्यू में उनकी लिस्ट वो सारे प्रोसेस जो कि रैम के अंदर लोड हो चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रोसेस जो हैं वो रैम के अंदर कुछ अभी रैम में जगह ना हो, तो वो टोटल प्रोसेस जॉब क्यू में होंगे। उसमें से वो प्रोसेस जो कि मेन मेमोरी में लोड हो चुके हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि प्रोसेसर फारिग हो जाए और वो प्रोसेसर उनको एलोकेट किया जाए और वो एग्जीक्यूट हो सके, तो वो रेडी क्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास है डिवाइस क्यूज। जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक प्रोसेस जो है एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी डिवाइस हार्ड डिस्क है या फ्लैश डिस्क है या कोई और डिवाइस है जिससे डाटा को पे उस पर डाटा राइट करना है या रीड करना है, लेकिन दूसरा प्रोसेस उसको यूज कर रहा है। तो इस तरह डिवाइस के आगे भी क्यू आप कह रहे हैं कि क्यू होते हैं, और उन क्यू में प्रोसेस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ठीक है, कि उन्होंने डाटा राइट या रीड करना है, तो फिर उनके मल्टीपल प्रोसेस हैं, तो एक वक्त में एक प्रोसेस को जो है डिवाइस एलोकेट की जाएगी डाटा रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। तो फिर वो जब रीड कर रहा होगा या राइट कर रहा होगा तो और प्रोसेसेस क्यू में वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके पास प्रोसेस जो है फिर वो माइग्रेट करते हैं इन तमाम क्यूज में। मतलब एक प्रोसेस जो है रेडी क्यू में था, तो रेडी क्यू से वो रनिंग में स्टेट में चला गया, उसके दौरान फिर उसको आईओ डिवाइस में से डाटा को रीड करना है, तो वो हो सकता है वो डिवाइस क्यू में चला जाए। तो मुख्तलिफ क्यू में जो ड्यूरिंग प्रोसेस लाइफ टाइम जो है वो अपनी लाइफ में डिफरेंट क्यूज में वो शिफ्ट होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं। तो ये आपके पास आप देख लें, इसमें बताया गया है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये जो पहला जो ये है ये रेडी क्यूब। तो रेडी क्यूब में जो है आपके पास जो हेड हेड है और फिर ये टेल है। हेड के ऊपर ये मुख्तलिफ क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है उसकी पीसीबी का लिंक होगा। ठीक है, हर एक प्रोसेस जो है क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी में स्टोर होती है, तो उसके उस क्यू के अंदर पीसीबी के लिंक्स होंगे। ठीक है, जो प्रोसेस है फिर टेल, फिर जो है ना आखिरी प्रोसेस जो है वो टेल पे होगा, फिर वो इस तरह सर्कुलर सी आपके पास एक क्यू होगी। अच्छा, फिर इस तरह ये आप देख लें यहाँ पे ये मैग्नेटिक टेप जो है उसका उसकी जो है ना उसकी क्यू को बताया गया है। इसी तरह तमाम क्यूज इसी तरह से होंगे। अगर ये यहाँ पे दो मैग्नेटिक टेप है, 0 और 1, तो ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेटिक टेप है, आपकी फ्लैश डिस्क हो सकती है, कोई और डिस्क हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देख लें, ये यहाँ पे इन्होंने हार्ड डिस्क बताया हुआ है, ये डिस्क हार्ड डिस्क का बताया हुआ है कि वहाँ जो उसका जो क्यू है उसको बताया गया है। इसमें आप देखें कि जो क्यू में बेसिकली पीसीबी जो है ना उनके लिंक्स होते हैं। ये सर्कुलर आपके पास क्यूज हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे अगर आप देखें ये टर्मिनल है आपके पास, वो टर्मिनल जो है आप टर्मिनल डिवाइस जो है आपका उसका क्यू है। तो हर एक डिवाइस जो है उसके जो क्यूज में आप देख लें पीसीबी की लिंक से, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन पीसीबी में होती है, तो वो पीसीबी जो है उसकी जो है पॉइंटर जो है वहाँ पे नज़र आ रहे हैं हर एक डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट क्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हर एक डिवाइस के लिए अलग क्यू जो है वो होता है, और वहाँ पे प्रोसेस जो है अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं अगर वो डिवाइस बिजी है तो। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आपके पास ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपके पास रेडी क्यू है, इसमें प्रोसेस है, उससे प्रोसेसर उसको लोकेट हो जाता है। अगर उसका काम ख़त्म हो गया तो वो एग्जिट हो जाएगा। अगर काम नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल किसी आईओ डिवाइस से डेटा रीड करना, तो आईओ रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वो प्रोसेस जो है आईओ क्यू में वेट करेगा। अगर वो आईओ कंप्लीशन होगी तो दोबारा वो वहाँ से निकलेगा और दोबारा वो आगे रेडी क्यू में वेट करेगा। अगर उस प्रोसेस को जो टाइम मिला था वो फॉर एग्जांपल 10 मिली सेकेंड थे, तो वो टाइम ख़त्म हो गया तो फिर वो प्रोसेस आएगा दोबारा। अब उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया तो वो प्रोसेस दोबारा आके रेडी क्यू में वेट करेगा। ठीक है, और अगर उसके साथ वो उस प्रोसेस ने
दूसरा चाइल्ड प्रोसेस बनाया तो अक्सर वो जब तक वो चाइल्ड प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, वो मेरा पेरेंट प्रोसेस वेट करता है। तो वो जब उस फोक का चाइल्ड का मतलब उस प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, तो जब वो चाइल्ड प्रोसेस अपना कंप्लीशन कर लेगा, काम खत्म कर लेगा, तो वो दोबारा रेडी क्यू में अपनी बारी का इंतजार कर, जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट करेगा अपनी अपने जो उसको टाइम क्वांटम मिलेगा उसको, या जो सीपीयू शेड्यूलर है वो उसको शेड्यूल करेगा, रेडी क्यू में उसके लिए वेट करेगा। फिर उसके बाद कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है, और उस प्रोसेस को रोकना पड़ता है, ठीक है, या उस प्रोसेस में किसी वेट करना है किसी इंटरप्ट का। वो जब वो इंटरप्ट अकर हो जाता है तो उसके बाद जो है वो पहले वेट करता है जाके इंटरप्ट का, जब इंटरप्ट अकर हो जाता है तो फिर वो रेडी क्यू में वो प्रोसेस चला जाता है। तो ये आपके पास है डिफरेंट क्यूज जो है सिस्टम के अंदर होते हैं, और प्रोसेस किस तरह से इन क्यू में माइग्रेट होते हैं। शेड्यूलर्स, डिफरेंट शेड्यूलर्स आपके पास इस्तेमाल होते हैं सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है और मीडियम टर्म शेड्यूलर है। इसको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो आपके पास हमने जैसे बात की जॉब क्यू में होता है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो क्या करता है, वो जॉब पूल में से किन प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लेके आना है, ये डिसीजन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। शेड्यूलर का काम क्या होता है कि भाई शेड्यूल बनाना, तो ये शेड्यूलर क्या करता है कि कौन से प्रोसेस को जॉब पूल में से रेडी क्यू में लेके आना है, ठीक है, ये इसका काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और ये आपका तकरीबन कुछ सेकंड से कुछ मिनट के बाद जो है ना ये इन्वोक हो सकता है, या ये अपना काम कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के बाद कर सकता है। अक्सर ये इतना फ्रीक्वेंटली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, अपना काम नहीं करता, क्यों कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी कि जिसमें हमारे पास जॉब पूल में से रेडी क्यू में प्रोसेसेस को लाया जाए, ठीक है। इसी वजह से ये अक्सर स्लो भी होगा प्रोसेस। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, मतलब कितने प्रोग्राम्स जो हैं एक वक्त में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। क्योंकि इसने ही ये डिसीजन लेना होता है कि जॉब पूल में से कितने प्रोसेसेस रेडी क्यू में आए, तो जितने प्रोसेसेस रेडी क्यू में होंगे उतनी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास जितने ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं होंगे सिस्टम के अंदर, उतना ही हर एक प्रोसेस को प्रोसेसर का कम टाइम मिलेगा। अगर 10 हैं तो हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ, अगर 10 प्रोसेसेस हैं तो हर एक को फॉर एग्जांपल 10 मिली सेकेंड मिल रहे हैं, और अगर 50 हैं तो फिर हर एक प्रोसेस को और भी कम टाइम मिलेगा। जितने ज़्यादा प्रोसेसेस होंगे उतना ही कम टाइम प्रोसेसर का मिलेगा हर एक प्रोसेस को। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। फिर हमारे पास है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसको सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि रेडी क्यू जो है जिसके अंदर प्रोसेसर्स वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, के प्रोसेसर फारे हो और उनको एलोकेट किया जाए, तो वहाँ से प्रोसेस को सेलेक्ट करके, ठीक है, और कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करना है, कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको प्रोसेसर एलोकेट होना है, ठीक है, वो काम जो है ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। और इसके लिए जो ये यूज़ करता है कंपोनेंट, उसको कहते हैं डिस्पैचर। डिस्पैचर को यूज़ करके ये काम करता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ये फास्ट भी होता है, और ये बहुत थोड़े टाइम मिली सेकेंड्स के बाद ये तो इन्वोक हो रहा होता है। अभी आप कंप्यूटर सिस्टम में अगर प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हर कुछ मिली सेकेंड्स के बाद आपके सिस्टम में ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है नहीं अपना काम कर रहा है, क्योंकि आपके सिस्टम में दर्जनों प्रोसेसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बहुत सारे आपके यूज़र प्रोसेस हैं, बहुत सारे जो हैं वो सिस्टम के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस हैं। तो वो कुछ मिली सेकेंड्स के बाद ये प्रोसेस, ये जो शेड्यूलर है, जॉब शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर, ये प्रोसेसर जो है डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट कर रहा होता है। इसी वजह से आप एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की वजह से। अच्छा, ये कब हमारे पास ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है ये इन्वोक होता है,
इसकी डिटेल है नीचे। जब आपके पास एक प्रोसेस को टाइम मिला था कि जी वो फॉर एग्जांपल 10 मिली सेकेंड के लिए प्रोसेसर को उसको एलोकेट हुआ था, वो ख़त्म हो गया, तो फिर शॉर्ट वो प्रोसेसर जो है उस प्रोसेस से ले लिया जाएगा और अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना उसको सेलेक्ट करना है रेडी क्यू में से, तो फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अपना काम करेगा। ठीक है, जो करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसने किसी डिवाइस से डेटा को रीड करना है, वो डिवाइस बिजी है तो वो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, तो फिर प्रोसेसर फारिग हो गया, तो फिर ये प्रोसेसर जो है किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करना पड़ेगा। तीसरा जो है क्लॉक इंटरप्ट जनरेट हुई है जिसकी वजह से इस प्रोसेस को रोकना पड़ गया है, तो फिर उस जो है उसकी वजह से भी ये अपना काम कर सकता है। या कोई और आईओ इंटरप्ट जनरेट हुई है जिसकी वजह से कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो उसका उसने कोई इंटरप्ट जनरेट किया है और अब इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन होगा, तो इस वजह से भी ये अपना काम कर सकता है। कोई सिस्टम कॉल जनरेट हुई है जिसकी वजह से करंट प्रोसेस को रोकना पड़ गया है। ठीक है, और या किसी प्रोसेस को कोई सिग्नल आया है जिसकी वजह से भी इसको रोकना पड़ सकता है। तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है करंट प्रोसेस को रोक के किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारा काम जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी है, यही ये करेगा। अच्छा जी, मीडियम टर्म शेड्यूलर, इसको स्वैपर भी कहते हैं, और ये बेसिकली इसका काम है कि जो हमारे पास इन मेमोरी प्रोसेसेस हैं उसको डिस्प्ले लेके आना। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके पास कोई प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी हाई है और अब मेमोरी में स्पेस नहीं है रैम में, तो करंटली जो प्रोसेस रैम में उसको डिस्प्ले लेके आना कि रैम फारिग हो जाए और दूसरी प्रोसेस को लोकेट किया जाए। ऐसे प्रोसेस चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक वक्त में कि जो पूर मिक्स ऑफ जॉब्स का मतलब कि जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स मेमोरी की बहुत हाई है, तो जब वो एक को रोकना पड़ता है तो फिर दूसरे को वापस डिस्प्ले लेके आना पड़ता है, तो इस तरह से बहुत टाइम भी जो है ज़ाया होता है। और दूसरा, मेमोरी रिक्वेस्ट ऑफ अ प्रोसेस कैन नॉट बी, ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई प्रोसेस, वही बात कि जो एक प्रोसेस आया है उसको लोड करना है और उसके लिए रैम में स्पेस नहीं है, तो फिर रैम में से कुछ स्पेस फारिग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से भी ये मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो उसको वो अपना काम करेगा। तो ये आपके पास देख लें कि ये मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है ये किस तरह से अपना काम करता है। आप देखें यहाँ पे रेडी क्यू है और इस रेडी क्यू में प्रोसेसेस, ठीक है, आप प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ प्रोसेस एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोसेसेस को पार्शियली जो है ना वो स्वैप आउट करके उसको डिस्प्ले ले जाते हैं। ठीक है, और फिर जब वहाँ पे जरूरत पड़ती है तो दोबारा डिस्क से वापस रेडी क्यू में उसको लेके आया जाता है। ठीक है, या कुछ प्रोसेस जो है उनको आईओ डिवाइसेस से डेटा को रीड करना, तो वो वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं और वो जब अपनी आईओ कंप्लीट कर लेते हैं फिर दोबारा वो रेडी क्यू में आ जाते हैं। तो आप देखें कि किस तरह से प्रोसेस को जो है स्वैप आउट किया जाता है। ठीक है, फिर जब वो स्पेस अवेलेबल होती है तो फिर दोबारा उसको स्वैप इन किया जाता है रेडी क्यू के अंदर। कॉन्टेक्स्ट स्विच, ये इस पे हमने थोड़ा सा पहले भी बात की है। कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है जब प्रोसेसर जो है वो दूसरे प्रोसेस एक प्रोसेस को स्टॉप करता है उसको और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो उस वक्त करंट प्रोसेस की स्टेट को सेव किया जाता है। ठीक है, जो पहले वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था ओल्ड प्रोसेस, करंट प्रोसेस या ओल्ड प्रोसेस, उसको उसकी स्टेट को सेव किया जाता है और नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। जब प्रोसेस जो है एक प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस की रनिंग को स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है कि उसको एक प्रोसेस की स्टेट को सेव करना पड़ता है और फिर दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए करंट प्रोसेस की जो स्टेट है उसको वो सेव करेगा और जो दूसरा प्रोसेस है उसकी स्टेट को, उसकी जो पीसीबी है उससे उसकी स्टेट को लोड करेगा, उसको लोड करेगा रैम में। ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इस दौरान ये जो सारा प्रोसेस है इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो टाइम होता है ये आप देख लें तो ये ओवरहेड्स होता है, एडिशनल वर्क होता है सिस्टम के लिए। इसके अंदर वो सिर्फ एक प्रोसेस को रोकता है और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करता है, तो ओल्ड प्रोसेस की स्टेट को सेव करता है उसकी पीसीबी में, और जो नया प्रोसेस दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होता है उसकी स्टेट को पीसीबी से रैम में लोड कर देता है। ठीक है, तो ये ओवरहेड्स होता है और ये डिपेंड करता है आपकी जो कॉन्टेक्स्ट स्विच
टाइम है वो आपकी हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा अच्छी हार्डवेयर होगी उतना ही कम टाइम लेगा। Excuse me, sir.